दोस्तों ये है इंडिया का सबसे सस्ता और मोस्ट एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 100% रिजल्ट की गारंटी कि बॉडी चेंज होगी ही होगी। नहीं होता विश्वास तो ये है आपके सामने रिजल्ट्स। रिजल्ट 1, ये है रिजल्ट 2, ये है रिजल्ट 3। रिजल्ट बोलते हैं 100% नेचुरल, नो स्टेरॉइड्स। बहुत ही सस्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सिर्फ 5,000 रुपए में आपको मैं 3 महीने ट्रेनिंग देने वाला हूँ, कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड। साथ ही साथ हर एक चीज आपकी बॉडी के हिसाब से डिजाइन होगी। अगर आप भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो और इतने ही कमाल के रिजल्ट्स पाना चाहते हो तो नीचे आपको एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, यहाँ पर आप मुझे डीएम करो, सामने से खुद मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर हम साथ में शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया सफर की, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से मुझे डीएम करो और ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो जाओ। दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस साल है ओलंपिया का 60वां साल और इसीलिए ओलंपिया बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है इस वजह से। अब ये तो नहीं पता कि 10 साल पहले की तरह जब 50 साल पूरे हुए थे ओलंपिया के 2014 में, तब इन्होंने एक गोल्डन सैंडो दिया था फिल हीथ को। क्या वैसा ही एक गोल्डन सैंडो इस साल भी मिलेगा जो भी ओलंपिया विनर बनेगा? पता नहीं। और इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि ओलंपिया विनर कौन बनेगा, लेकिन यही काम है आज जो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओलंपिया की प्रिडिक्शन हर साल का हमारा एक ऐसा हो गया कि रिचुअल हो गया है, हर साल करनी ही करनी है। आज तो हम मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की प्रिडिक्शन करेंगे। इसके बाद आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें मेंस 212, क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, इनकी प्रिडिक्शन रहेगी। जैसा कि पिछले 3 साल से हम वीडियो बनाते आ रहे हैं, हर साल हम इस वीडियो को 3 हिस्से में तोड़ देते हैं। पहला हिस्सा रहता है जिसके अंदर हम लोग पिछले साल के रिजल्ट्स की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा वो रहता है जिसके अंदर हम लोग आज के बॉडी बिल्डर्स के अभी में क्या अपडेट्स चल रहे हैं इनकी बात करते हैं। और तीसरे हिस्से में हम लोग आखिरकार जाकर के प्रिडिक्शन करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले हिस्से के साथ, लास्ट ईयर रिजल्ट्स। काफ़ी सारे आप में से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेरे हमेशा ओपिनियंस वही होते हैं जो जजेस के ओपिनियंस होते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार मेरे ओपिनियंस ऐसे हैं जो जजेस के साथ मेल खा भी जाते हैं और कई बार नहीं भी खाते। और जब नहीं खाते तो मैं स्टैंड बहुत ही खुलकर लेता हूं जजेस के खिलाफ। पिछले साल हम सबको पता है कितनी कंट्रोवर्शियल यानी विवादित जीत मिली थी डेरेक लंसफर्ड को। डेरेक ने एक ऐसा इतिहास रचा जो इनसे पहले आज तक कोई बॉडी बिल्डर नहीं कर पाया, क्योंकि यही पहले 212 रेनिंग चैंपियन ऐसे थे जो मिस्टर ओलंपिया भी आगे जाकर के बन गए। यानी 212 में भी और ओलंपिया मेंस ओपन में भी दोनों जगह पर इन्होंने ट्रॉफीज फर्स्ट नंबर की जीती हुई है। ये इनके अलावा कोई कर ही नहीं पाया। डेरेक ने ओलंपिया जैसे ही जीता, लोगों का गुस्सा उनके ऊपर उमड़ पड़ा और ये गुस्सा करने वाले वो सारे लोग थे जो हार्डी शूपन को जीतते हुए देखना चाहते थे। इनके बाद हार्डी शूपन यहाँ पर प्लेस हुए जो नाराज होकर स्टेज से उतर गए। हार्डी शूपन ऑनलाइन जाते हैं और माफी मांगते हैं अपने ईरान के सारे फैंस से। हार्डी कहते हैं मैं मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाया और मैंने सारे अपने ईरान के फैंस को शर्मिंदा किया, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और बस फिर क्या था, लोगों का गुस्सा जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा था डेरेक लंसफर्ड पे, उसने अब आक्रामक रूप ले लिया। लोग यहाँ पर जाते हैं और डेरेक लंसफर्ड की फैमिली को धमकाते हैं, ऑनलाइन जा करके डेरेक लंसफर्ड को धमकाते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेरेक को डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं और गंदी से गंदी बात जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो डेरेक लंसफर्ड की फैमिली के लिए कही जाती है। यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया कि एक मिस्टर ओलंपिया विनर की इतनी बुरे तरीके से एक ट्रॉलिंग हुई कि वो ट्रॉलिंग कम बल्कि एक ऑनलाइन लिंचिंग ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर डायरेक्ट लोगों के सामने आ जाए तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, इतना गुस्सा। और ये गुस्सा करने वाले वो लोग थे जो हार्डी शूपन के कट्टर फैंस थे। तो डायरेक्ट के साथ इन्होंने ये करा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर के रिपोर्ट करा। और रिपोर्ट करने से ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिक्वेस्ट आती है, इंस्टाग्राम क्या करता है कि उस अकाउंट को ही सस्पेंड कर देता है। 24 घंटे में डेरेक लंसफर्ड का इंस्टाग्राम अकाउंट 2 बार सस्पेंड किया गया। तो डेरेक के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट था कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन तो बन गए, लेकिन कहते हैं ना एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। वही कॉस्ट डेरेक को उस वक्त पे तो चुकानी पड़ गई थी। ऐसे में हार्डी शूपन सामने आते हैं और कहते हैं अपने फैंस से कि इस तरीके का व्यवहार किसी को भी नहीं करना चाहिए और आखिरकार हम सब लोग एक ही साथ हैं और हमारी दोस्ती का कोई लेना देना नहीं है कंपटीशन के साथ। हार्डी ने जैसे तैसे करके अपने फैंस को शांत कराया और फिर बहुत सारे लोगों ने डेरेक से माफी मांगी अपने खराब व्यवहार के लिए। इसी बीच डेरेक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो ओलंपिया के बाद हर एक विनर को करनी होती है। डेरेक का एक बहुत ही जेंटलमैन क्लास एटीट्यूड लोगों को दिखाई दिया, जिससे कि लोगों ने ये समझा कि अगर ये डिजर्विंग विनर नहीं भी थे तो भी इनका बात करने का तरीका कितना क्लास वाला था। हार्डी शूपन के इमोशंस को डेरेक ने समझा कि उन्होंने ऐसा एक्ट किया, स्टेज छोड़ के चले गए तो भी कोई बात नहीं। ये होती है एम्पैथी
और बस यही था कि लोगों का दिल पिघलना शुरू हो गया डेरेक के लिए धीरे धीरे करके। हालांकि पूरी तरह नहीं पिघला, पर फिर भी बहुत लोगों ने इनसे माफी मांगी अपने खराब व्यवहार के लिए डेरेक लैंसफोर्ड से। तो ये थे टॉप 2 एथलीट्स पिछले साल के। इसके बाद थर्ड नंबर पर इसमें आते हैं सैमसन दादा। जिस तरह डेरेक का मेंस ओपन में ये दूसरा साल था, ठीक वैसे ही सैमसन दादा का ये मिस्टर ओलंपिया में दूसरा साल था, और अपने दूसरे ही मिस्टर ओलंपिया में ये थर्ड आ गए। ये तो हाइप बनी हुई थी पिछले साल 2023 में पूरी की पूरी कि सैमसन दादा फर्स्ट भी आ सकते हैं, और ऐसे में अगर एक एथलीट थर्ड भी आ रहा है, दूसरा ही उसका साल चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इनके बाद अगर हम फोर्थ नंबर पे चले तो फोर्थ नंबर यहाँ पर ब्रैंडन करी का लगा था। ब्रैंडन के पेट में अल्सर्स हो गए थे ओलंपिया से 2 दिन पहले, और उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करी, जिस वजह से उनकी फिजिक बिल्कुल ही ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो शायद स्टेज पे भी नहीं चढ़ पाएंगे। ब्रैंडन ने खुद को संभाला और स्टेज पे चढ़ गए, लेकिन वो बहुत ही छोटे ब्रैंडन करी हमने देखे, बिल्कुल ही छोटे, एकदम साइज पूरा ही लूज कर दिया। स्टिल चौथी प्लेसिंग लेकर आ पाने में वो कामयाब रहे। उनकी बहुत अच्छी शेप जजेस को लगती है, इस वजह से जजेस ने उनको फोर्थ प्लेसिंग पे डाला। इनके बाद फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर चले गए एंड्रयू जैक्ट, और एंड्रयू के लिए 5वां नंबर भी बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे 1 साल पहले यानी 2022 वाले ओलंपिया में ये 8वें नंबर पे आए थे, और 8वें से 5वां नंबर लाना एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। एंड्रयू की बॉडी सही में काफी अच्छी थी। इनके बाद अगर 6th नंबर की बात करें तो हंटर लब्राडा को ये वाला प्लेस मिला। हंटर की भी एक प्लेसिंग से इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि 2022 में वो 7th थे, तो 2023 यानी पिछले साल में वो 6th थे। हंटर की फिजिक डेफिनेटली थोड़ी सी डाउन थी, पर वो इसलिए यहाँ पर 6th आ गए। एक प्लेस उनका इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि 2 बॉडी बिल्डर्स मिसिंग थे। 2022 में बिग रैमी और निक वॉकर थे, 2023 में ये दोनों थे ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर हंटर की प्लेसिंग इंप्रूव हुई है, जबकि उनकी बॉडी डाउन हुई थी। इन केस अगर रैमी और निक वॉकर आते तो हंटर की प्लेसिंग यहाँ से 2 रैंक नीचे गिर के 8वें पे चली जाती। खैर हंटर यहाँ पर आए 6th। माइकल क्रिजो इसके बाद 7वें नंबर पर चले जाते हैं, और ये इनका पहला ओलंपिया था। 7वीं प्लेसिंग है, काफी अच्छी मानी जाती है उस हिसाब से। फिजिक इनकी ऑल टाइम बेस्ट पर नहीं आई थी, उतने ज्यादा शार्प अगर होते जितने आमतौर पे आते हैं तो काफी हद तक चांसेस थे कि हंटर लब्राडा को नीचे पुश करके उनकी जगह खा जाते, पर ऐसा नहीं हुआ और माइकल 7th नंबर पर आ गए। और हाँ, इस साल माइकल नहीं आएंगे क्योंकि इनकी इंजरी हो चुकी है। 8वां नंबर इसमें टोनियो बर्टन का लगता है, एक पुराने 212 एथलीट, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने करी। मैं आपको याद दिला दूं, 2022 के अंदर यही टोनियो बर्टन थे जिनकी 16वीं प्लेसिंग आई थी, यानी डेड लास्ट, और 16वीं से सीधी 8वीं प्लेसिंग ले आना ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। टोनियो बर्टन ने बिल्कुल अपने हेटर्स का मुंह ना चुप करा दिया इस वाली प्लेसिंग को ला करके, पर इस साल ये भी ओलंपिया नहीं खेल रहे। 9वें नंबर पर रीगन ग्राइम्स का आना भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि रीगन ग्राइम्स भी आमतौर पे टॉप 10 के बाहर ही रहते थे, पर ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी जो उन्होंने इस साल के यानी पिछले साल के ओलंपिया में दिखाई थी, और इसलिए 9th प्लेस इनको मिल गया। पर इस साल रीगन ग्राइम्स भी नहीं आ रहे। ये ज्यादा करके एक ओकेजनल ओलंपिया कॉम्पिटिटर है, 1 साल खेलते हैं 1 साल नहीं खेलते, तो इस साल नहीं आ रहे। 10th पर चार्ल्स ग्रिफिन चले गए थे। चार्ल्स के साथ चेस्ट इंजरी हो गई थी, जिसके चलते एक बहुत ही खराब इनकी फिजिक थी। अब भी चार्ल्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उस चीज से, बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आज भी ऐसे ही दिखते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स ये भी नहीं आ रहे इस साल। इसके बाद अगर 11th 12th और जितने भी टॉप 10 के बाहर वाले एथलीट्स की बात करूं तो सारे नाम ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हसन, आंड्रिया प्रिस्टी, थियो लिग्यूरियर, जस्टिन शीयर, फिल क्लार, रोमन फिट्स, तो ये वो सारे नाम है, इतने ज्यादा मैटर अभी भी नहीं करते आज के टाइम पे भी। इनकी बात इसलिए नहीं करेंगे। स्ट्रेट अप दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। वीडियो का दूसरा सेक्शन आ जाता है अभी के अपडेट्स पर, और फोकस करता है इन सारे ही एथलीट्स पर जो इस साल मिस्टर ओलंपिया में खेलने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सीधी सीधी बात कर ही लेते हैं पहले डेरेक की। नहीं, डेरेक की बात हम आखिरी में करेंगे, वो मिस्टर ओलंपिया है। यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग करते हैं एंड्रयू जैक्ट से। एंड्रयू जैक्ट इस साल सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आ गए अपनी फिजिक में। देखो पिछले ही साल वो इंप्रूव हुए थे, इसीलिए उनको 5th प्लेसिंग ओलंपिया में मिल गई थी, पर इस साल के एंड्रयू ने तो कुछ अलग ही काम कर दिखाया। इस साल जब हमने उनको टेक्सास प्रो में देखा 1 महीने पहले, तो उनके बाइसेप्स पहले से बहुत बड़े दिखाई दिए, उनके लैट्स भी पहले से ज्यादा बड़े दिखाई दिए। एंड्रयू की ओवरऑल बॉडी में ऐसा लगा उन्होंने काफी अच्छी जगहों पर साइज पुट किया है। कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन मेनली जहां पर साइज वो लैक कर रहे थे अपनी बैक में और अपने आर्म्स में, अपने लेग्स में, वहां पर वो इस बार थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए। तो एंड्रयू का इस साल चांस काफी ज्यादा माना जा रहा है। काफी सारे लोग तो ये भी मान रहे हैं कि वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया है। उन्होंने जो इसमें फिजिक दिखाई, वो फिजिक लोगों को लगा कि इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि हार्डी, डेरेक, सैमसन इन सब पे भारी पड़ने वाली है। मुझे इनसे और आप सबको भी इनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। ये अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक इस साल के ओलंपिया में लाने वाले हैं, और ये बात हम पहले से अभी प्रिडिक्ट करके चल सकते हैं बहुत सेफली।
इनके बाद अगर हम चले, ब्रेंडन करी का नाम मैं अगला लेना चाहूंगा। ब्रेंडन ने इस साल के ओलंपिया की प्रेप ही बहुत लेट स्टार्ट करी। पहली दिक्कत तो ये हुई कि इनके कोच अब्दुल्ला ने इनको ड्रॉप कर दिया, ये कह के कि ब्रेंडन में अब वो बात नहीं रही कि वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। अब्दुल्ला ने ये भी बात बोली कि ब्रेंडन प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं इस साल का, शायद वो मिस्टर ओलंपिया भी नहीं खेलेंगे। पर ब्रेंडन ने सबको इस साल गलत साबित किया और ये बोला 10 से 12 हफ्ते पहले ओलंपिया से कि मैं तो देखो तैयारी कर रहा हूं और मैं इस साल के ओलंपिया में खेलने के लिए आने वाला हूं। तो ब्रेंडन अभी हमें तैयारी करते हुए नजर तो आ रहे हैं। हो सकता है इस साल के ब्रेंडन उतने तगड़े ना हो जैसे कि पिछले साल या उससे पहले की ब्रेंडन करी दिखाई दिया करते थे। देखो पिछले साल के ब्रेंडन भी कोई बहुत तगड़े नहीं थे क्योंकि ये बीमार पड़ गए थे ओलंपिया से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, लगातार बीमार रहे थे, तो इनकी पिछले साल कोई बेस्ट फिजिक नहीं थी। ये भी माना जा रहा है कि इस साल की फिजिक और भी डाउन आएगी, इनकी पिछले साल की एक वर्स्ट फिजिक से नीचे भी इस बार इनकी फिजिक आ सकती है। पर मैंने हाल ही में जब ये इनकी ट्रेनिंग वीडियोस देखी तो मुझे कहानी बिल्कुल ही अलग दिखाई दी। मुझे ये दिखाई दिया कि ब्रेंडन करी काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे शो क्लोज आ रहा है, और आप देख सकते हो इनके लैट्स कैसे फ्लेयर आउट कर रहे हैं, साइज इनके आर्म्स में वापस आ चुका है, बॉडी वापस से वो साइज पकड़ रही है। आप गौर करें दोस्तों, ब्रेंडन की बॉडी सबसे ज्यादा फ्रेश बॉडी थी जब इन्होंने ओलंपिया की साल प्रेप स्टार्ट करी, क्योंकि पूरे साल इन्होंने कुछ नहीं करा, ना कहीं पे गेस्ट पोजिंग करी, ना आर्नोल्ड क्लासिक, और सिर्फ ओलंपिया से 12 हफ्ते पहले वो प्रेप स्टार्ट करा। तो उसकी बॉडी कितनी फ्रेश है, कितनी तेज रिएक्ट करेगी। ब्रेंडन उठा भी बहुत हैवी वजन रहे हैं अपने हिसाब से, और लगातार इनकी बॉडी चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रही है, ये इनका कहना है, ऐसा दिखाई भी तो दे रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ब्रेंडन करी अच्छे आ सकते हैं। इनको बिल्कुल ऐसे एकदम टॉप 5 के बाहर काउंट करना सेफ नहीं होगा, हो सकता है ये बहुत तगड़े भी आ जाएं इस साल। प्रिडिक्शन वीडियो में हम ये वाली बात करेंगे कि किस नंबर पे आ सकते हैं। इनके बाद हंटर लब्राडा। हंटर लब्राडा ने ना इस साल के शुरुआत में ही बहुत तगड़े तरीके से प्रेप करनी शुरू कर दी थी और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डीप चले गए थे। कुछ ऐसी उन्होंने बातें करी थी, मैंने उस टाइम पे कवर किया भी था। हंटर ने इस साल खेला इटली प्रो, और इस साल हमें हंटर पहली बार अपनी बाल्ड लुक के साथ नजर आए। हंटर की फिजिक को इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, पर मैंने एक बिल्कुल ही अलग साइड रखी आप लोगों के सामने उस दौरान, उस वीडियो के अंदर, जब मैंने इटली प्रो को कवर किया और ये बताया कि हंटर की फिजिक उतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितना कि कैमरा उनकी फिजिक को खराब कर दे रहा था। क्योंकि हंटर की फिजिक में इंप्रूवमेंट्स देखे गए, उनकी बैक इस साल काफी ज्यादा थिक थी, उनकी चेस्ट वैसी ही थी जैसे हर साल होती है, उनके आर्म्स अच्छे लग रहे थे, उनके लेग्स अच्छे लग रहे थे, उनके ग्लूट्स अच्छे लग रहे थे, बॉडी में हार्डनेस पहले से ज्यादा बढ़ी हुई थी। बट कैमरास जिनसे वो फुटेज उनकी कैप्चर की गई और लाइटिंग बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं थी, इसलिए हंटर बिल्कुल अच्छे नहीं दिखे लोगों को। पर मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हंटर इंप्रूव हुए हैं। इस साल के ओलंपिया का टाइटल का दावेदार तो मैं उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन हंटर बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी रखते हैं टॉप 5 में आने की। अकीम विलियम्स का अगला अपडेट आ जाता है। अकीम विलियम्स इस साल हमें आर्नोल्ड ओहायो, आर्नोल्ड यूके में दिखाई दिए। आर्नोल्ड ओहायो में बहुत ज्यादा क्रिस्प आने के बावजूद भी इनको प्लेसिंग दी गई 6th, जिसपे कि बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी सवाल उठाया था कि इनकी प्लेसिंग और बेहतर हो सकती थी। ये बहुत ज्यादा शार्प आने लग गए हैं अब ये वो वाले अकीम नहीं रहे जो पहले 4-5 साल पहले बहुत ही सॉफ्ट दिखा करते थे। अकीम अपने करियर में अब जाके पीक हिट करना शुरू कर चुके हैं और लगातार क्रिस्प आ रहे हैं, बल्कि ये ज्यादा शार्पर थे सैमसन दौदा से भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में। आर्नोल्ड यूके के अंदर और अकीम ने आगे अपनी फिजिक में बढ़ोतरी करी और ये अपनी और ज़्यादा शार्प फिजिक लेकर के आए। नतीजा ये निकला कि हार्डी फर्स्ट आए, सेकंड पे आए सैमसन दौदा और तीसरे नंबर पे अकीम विलियम्स प्लेस कर गए। तो इनकी फिजिक को जजेस ने वहाँ पर पसंद किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अकीम की फिजिक कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस पे नहीं रहती जजेस के लिए, क्योंकि अकीम की फिजिक में फ्लॉज काफ़ी बड़े हैं, उनकी बैक जैसे की हो गई। लेकिन स्टिल अकीम जितना पुश कर सकते हैं और जितना अच्छा आ सकते हैं स्टेज पे आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि वो सैमसन दौदा से भी ज़्यादा शार्पर आते हैं। पर हाँ, जिस बॉडी बिल्डर में सबसे कम वीक पॉइंट्स होते हैं वही ऊपर चलता है, और इसीलिए अकीम विलियम्स ज़्यादा नीचे चलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में वीकनेसेस काफ़ी सारी हैं। पर ये फॉर श्योर मैं कहूँगा इस बार के आर्नोल्ड यूके में अकीम ने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखाई थी। इतना क्रिस्प तो ऐसे तो चैंपियंस आते हैं, टॉप के चैंपियंस। अकीम यहाँ पर थर्ड है। इसके बाद इन्होंने आखिर में टोरंटो प्रो खेला जिसके अंदर ये जीत गए और बहुत अच्छी फिजिक उसमें भी इनकी थी, एकदम शार्प इनकी फिजिक थी, इसीलिए इस साल ओलंपिया में आ रहे हैं। तो लगातार 3 शोज अकीम इस साल खेल चुके हैं। देखते हैं ओलंपिया के अंदर पीक हिट कर पाते हैं या नहीं। इस बार के ओलंपिया के अंदर इस तरीके की शार्पनेस, बिल्कुल ऐसी ड्राइनेस जो आर्नोल्ड यूके में लेकर आए थे, क्या ला पाएंगे? थोड़ा सा डाउट जरूर है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कर दिया था अकीम ने अपने हिसाब से, इतना तो ये कभी नहीं करते। इनके बाद चलते हैं अगले एथलीट पे। यहाँ हम कवर करेंगे सीधा सैमसन दौदा को। सैमसन ने तो आग लगा रखी है। ये वाला आर्नोल्ड ओहायो इन्होंने भी खेला था, फिर आर्नोल्ड यूके इन्होंने खेला। आर्नोल्ड ओहायो से ज़्यादा बेहतर ये आर्नोल्ड यूके में प्लेसिंग लेकर के आ पाए इन टर्म्स ऑफ जजिंग पॉइंट्स। देखो आए तो सेकंड ही पहले वाले शो आर्नोल्ड ओहायो में भी और आर्नोल्ड यूके में भी, पर जजेस ने इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी है आर्नोल्ड यूके के अंदर, जजेस को थोड़े से ज़्यादा बेहतर लगे। पर मैंने एक वीडियो में आपको थोड़े टाइम पहले क्लैरिफिकेशन दी थी कि ऐसा नहीं था।
सैमसन ज़्यादा बेहतर नहीं हुए थे, बल्कि हार्डी शूपन थोड़े से फ्लैट साइड पे चले गए थे आर्नोल्ड यूके में, इसीलिए सैमसन की पॉइंट स्कोरिंग उठी और हार्डी की गिरी आर्नोल्ड यूके में। तो सैमसन और हार्डी की ना यहाँ से हो गई थी शुरू राइवलरी कि इनमें से कौन ओलंपिया में ऊपर आएगा। अब सैमसन ये तीसरा शो फ्रांस प्रो खेलते हैं, इसको जीत लेते हैं, पर हमें पता है इसको जीत करके इनको कोई खास फायदा हुआ नहीं और इनकी पॉपुलैरिटी इससे बल्कि थोड़ी डाउन ही हुई। सैमसन लगातार शोज पे शोज खेल रहे हैं पिछले 1 साल से लेके अभी तक, कुल मिला के इन्होंने 4 शोज खेल लिए, अपनी बॉडी को रेस्ट देते ही नहीं है। और सैमसन की इसीलिए जो बॉडी काफ़ी चेंज हो सकती थी वो फ्रांस प्रो खेलने की वजह से उस तरीके से निकल के नहीं आई जो डायरेक्टली ओलंपिया में खेलते तब निकल के आती। इन्होंने पूरे साल बैक दिखा कर अपने बैक इंप्रूव करके भी बहुत ज़्यादा फैंस का ध्यान खींचा और ऐसा लगने लग गया था कि सैमसन इस साल के मिस्टर ओलंपिया हो सकते हैं। पर इस फ्रांस प्रो ने इनकी इस वाली हाइप को छीन लिया इनसे। अब तो ऐसा लग रहा है कि हार्डी, डेरेक या एंड्रयू में से ही कोई ना कोई ऊपर निकल जाएगा इनसे और सैमसन उनसे भी नीचे दब के रह जाएंगे। तो सैमसन के पास ना एक सरप्राइज एलिमेंट था, पूरे साल से लेकर के अभी तक इन्होंने एक बना रखा था कि ये कुछ करेंगे ओलंपिया में, मिस्टर ओलंपिया बनेंगे। वो सरप्राइज एलिमेंट एकदम टूट गया फ्रांस प्रो खेलते ही। अब ओलंपिया के लिए कोई इनको सीरियसली ले ही नहीं रहा है कि फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं, ऐसा तो कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा है। ये हुआ है इनके साथ और यही इनका मेजर अपडेट रहा है। इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो हार्डी शूपन का ही अगला नंबर आ जाता है। हार्डी ने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक इस साल दिखाई थी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में और उसके अंदर क्लियर चैंपियन बन के निकले थे। सैमसन दादा को ऐसे ही हरा दिया उन्होंने बड़े मजे से। जजेस ने परफेक्ट स्कोरिंग हार्डी को दी 5 पॉइंट्स। उसके बाद आर्नोल्ड यूके के अंदर भी हार्डी बहुत ज़्यादा शार्प आए थे, ऐसा नहीं था कि हार्डी ज़रा से भी ऑफ थे, हल्के से फ्लैट ज़रूर थे, लेकिन हार्डी ने हैरानी तो तब अपनी मचा दी पूरे मार्केट में जब उन्होंने मोस्ट मस्कुलर का अवार्ड जीत के दिखाया आर्नोल्ड ओहायो के अंदर इस साल, यानी कि वो सबसे ज़्यादा मस्कुलर बॉडी बिल्डर हैं। इतनी छोटी हाइट पे आप सोच के देखो दोस्तों, 5 फीट 7 इंच के हार्डी मोस्ट मस्कुलर का अवार्ड लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये सब बातें हैं बहुत ही छोटी करने वाली, मुद्दे की बात तो हमने अभी तक करी ही नहीं। पिछले साल से जब से हार्डी हारे हैं डेरेक से, तब से वो घायल शेर की तरह बैठे हुए हैं और वापस से अपने उस शिकार पे झपटना चाहते हैं जो होगी इस साल की 60वें साल की ओलंपिया ट्रॉफी। हार्डी शूपन को इस साल जीत किसी भी हालत में चाहिए। अपने सारे वीक पॉइंट्स को हटाते हुए इस साल के ओलंपिया की जब वो प्रेप कर रहे हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर के रूप में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हार्डी इस बार बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो ऐसे हैं कि शायद ये मिस्टर ओलंपिया बन जाए। तो हर चीज़ में ऑल आउट जा रहे हैं, बिल्कुल भी अपने अंदर वो होता है ना गैस स्टोर करके नहीं रखी हुई, सारा फ्यूल अपने अंदर का जला देते हैं। तो हार्डी बिल्कुल खतरनाक हो सकते हैं इस बार के ओलंपिया में। अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक आर्नोल्ड क्लासिक में तो इस साल दिखा चुके हैं, देखते हैं कि ओलंपिया में दोबारा से उस फिजिक को भी बीट कर पाएंगे और उससे भी तगड़े इस बार के ओलंपिया में आ पाएंगे। इनके बाद दोस्तों एक ऐसे एथलीट की बात करूंगा जिनकी कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई। आमतौर पे ऐसा होता है जब कोई एथलीट एक शो जीतता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऐसा इस बार हुआ कि निक वॉकर ने न्यूयॉर्क प्रो जीता और उनकी तब से वैल्यू घट गई, क्योंकि इस बार एक चीज़ तो समझ आई कि जीत ही सब कुछ नहीं होती, ये भी मायने रखता है कि जीतते आप कैसे हो। निक वॉकर ने जब न्यूयॉर्क में इस साल खेला ना तो उनकी फिजिक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हम सब लोगों को, बट स्टेज पे वो काफ़ी ज़्यादा गट के साथ में, एक वाइड मिड सेक्शन के साथ में और स्मॉल लेग्स के साथ में दिखाई दिए। निक का अपने स्टमक पे कोई खास कंट्रोल नहीं था, कोई भी ऐसा एक्स फैक्टर इस बार निक वॉकर की फिजिक में नहीं था जिसकी वजह से वो बहुत डेंजरस समझे जाते। और दोस्तों जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, इनके साथ में आकर के खड़े हो जाते हैं मार्टिन फिट्जवाटर, एक बिल्कुल ही नए उभरते हुए एथलीट। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्टिन निक के साथ सेकंड नंबर पे प्लेस हो जाएंगे। इसके बाद और एक तगड़ी एनालिसिस आती है, यहाँ पर टायलर मैनियन निकल के आते हैं कहानी के अंदर। वो कहते हैं कि मैं मार्टिन फिट्जवाटर को बहुत सारे पोजेस में जिता सकता था, बस मार्टिन कहीं कहीं थोड़ा सा लैग करने की वजह से हार जा रहे हैं निक वॉकर से। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, ये समझ में आया कि जजेस निक को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे और बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि मार्टिन उनको हरा दे। और कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार के ओलंपिया में अगर नए एथलीट मार्टिन जैसे भी उनको हरा करके चले गए तो फिर उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। ओलंपिया चैंपियन वो बनेंगे, ये बात उनके अलावा और कोई नहीं अभी सोच के चल रहा, लेकिन उनकी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट ना होने की वजह से, बल्कि दिक्कतें ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने उनको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने गौर किया निक वॉकर ने बहुत समय से अपना अपडेट नहीं डाला। निक सबसे ज़्यादा अपडेट डालने के लिए जाने जाते हैं आज के टाइम पे, एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो रोज़ के हिसाब से अपना अपडेट डाल देते हैं, निक और हंटर लब्राडा। पर
निक वॉकर के अपडेट्स अभी तक भी हमें नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल कंप्लीटली एक सरप्राइज एलिमेंट वो लेकर के इस बार के ओलंपिया में आ सकते हैं। वो इस बार वो गलती नहीं कर रहे जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, अपने अपडेट्स डाल डाल के लोगों को बोर करना। और निक वॉकर ने हालांकि क्लेम तो इस बार भी यही करा है कि वो मिस्टर ओलंपिया बनेंगे, हर साल की तरह ही करते हैं, तो उस चीज़ से भी लोग काफ़ी तंग हो चुके हैं। इसीलिए निक की हाइप इस बार काफ़ी कम है, बॉडी में वो दम नहीं लगता और बातें बहुत ज़्यादा वजनदार उनकी दिखती है, इसीलिए लोग कन्विंस बिल्कुल नहीं हो पा रहे। यहाँ पर इनके अपडेट्स अभी के कुछ नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको निक इस साल ओलंपिया में टॉप 5 में प्लेस हो पाएंगे? इनके बाद आते हैं मार्टिन फिट्जवाटर। मार्टिन की पूरी कहानी निक के साथ में ही जुड़ी हुई थी इस पुराने वाले अपडेट में, और हमें सबको पता है कि मार्टिन अभी कैसे दिख रहे हैं। इस बार ये भी टॉप 5 के एक तगड़े दावेदार हैं। आपको हैरानी हो रही होगी, मैं सबको ये एक ही बात बोल रहा हूँ कि सभी टॉप 5 में आ जाएंगे, तो वो टॉप 5 का रहेगा, वो तो फिर टॉप 10 बन जाएगा। तो ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सच मान के चलो कि इस बार का टॉप 5 बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। इनके बाद अगर हम चले तो अगला अपडेट आता है विलियम बोनैक के ऊपर। विलियम ने इस साल कमबैक किया और शोज में बस एक ही शो जीता। विलियम की बॉडी इस साल बहुत ही छोटी देखने के लिए मिली और बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगी। नाथन डे आशा से भी हार गए, यहाँ पर बहरूज तबानी से भी वो हार गए। बस इस एम्प्रो क्लासिक में उन्होंने बहरूज तबानी को हराया था। विलियम की फिजिक ऐसी थी कि बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण वी टेपर उनकी बॉडी का बिल्कुल ही खराब हो गया, जो जजेस आजकल कुछ ज्यादा ही डिमांड करते हैं। विलियम अब उतने ज्यादा खतरनाक नहीं लगते जैसे कि पहले ओलंपिया में टॉप 2 टॉप 3 में आ जाया करते थे। और हाँ, टॉप 5 के कंटेंडर नहीं है इस साल, ये टॉप 10 में भी अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और सच बताऊं, विलियम को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि इस साल वो ओलंपिया में कहां आते हैं। इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो बहरूज तबानी, नाथन डे आशा, ये दो एथलीट्स तो आने ही नहीं वाले। नाथन डे आशा तो कभी आ ही नहीं सकते वीजा के चलते, और बहरूज तबानी का भी वीजा इस बार नहीं लगा। वो ईरानियन है और ईरानियंस को इतनी जल्दी अमेरिका वीजा ग्रांट नहीं करता। और अगर आप लोग न्यूज से अपडेटेड हो तो जो बाइडन ने अभी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनको शूट डाउन करवाया है। मतलब ईरान इजराइल में आपस में लड़ाई चल रही है, तो अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए अमेरिका बिल्कुल ही ईरान के खिलाफ हो चुका है। तो अब अगर कोई ईरानियन चाहे बिना अमेरिका आना तो एक तरह से इम्पॉसिबल समझ लो। बहरूज तबानी का अब आना पॉसिबल नहीं है, पहले फिर भी हो सकता था, अब तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब पता नहीं हाडी शुपन यूएस के अंदर है, वो भी वापस ईरान कब जाएंगे, मतलब जब ओलंपिया ख़त्म होगा उसके बाद उनका भी ईरान जाना, मुझे नहीं लगता कि अब ट्रैवल इतना आसान रहेगा यूएस और ईरान के बीच में। तो ये चीज़ें लगी रहती है, एथलीट्स को सफ़र करना पड़ता है और इन सब लड़ाइयों में आम लोग मरते हैं। खैर, अनफॉर्चुनेट चीज़ है, पर इतनी बड़ी ताकतों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइनल अपडेट आ जाता है हमारे रेनिंग मिस्टर ओलंपिया चैंप डेरेक लंसवर्थ के ऊपर। डेरेक ने इस साल पिट्सबर्ग प्रो में अपनी गेस्ट पोजिंग करी और वहां से अपनी बॉडी लगातार शोकेस करनी शुरू कर दी। पर ऐसा हुआ जैसे जैसे इन्होंने ओलंपिया की प्रेप चालू करी ना, डेरेक की फिजिक तब ज़्यादा इंप्रेसिव होने लग गई। डेरेक ने अपनी एक मार्केट ही तब ज़्यादा पकड़ी है जब इन्होंने इस साल के ओलंपिया की प्रेप अभी 12-13 हफ्ते पहले शुरू करी। अभी डेरेक एक कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल दिखाई दे रहे हैं। इस साल 60वें साल ओलंपिया की प्रेप में जाते हुए डेरेक लंसवर्थ बहुत ज़्यादा अपडेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी चेस्ट जो हमेशा से काफ़ी वीक पॉइंट रहती थी, ट्रेनिंग वीडियोस के दौरान हम ये देख सकते हैं कि इनकी चेस्ट में फाइबर्स आने लग गए हैं। हार्डी शुपन के आगे इनकी फिजिक जो पहले बहुत फीकी लगती थी, अभी के डेरेक इतने ज़्यादा अपडेट कर चुके हैं। हर तरीके से कंडीशनिंग, शोल्डर के अंदर स्ट्राइशंस और बॉडी के अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा ली है। अब ऐसा लगता है कि हार्डी शुपन को बहुत अच्छी टक्कर ये सिर्फ जजेस की नज़रों में नहीं बल्कि लोगों की, फैंस की नज़रों में भी दे पाएंगे। इस बार डेरेक की अगर आप पॉपुलैरिटी देखो ना, तो डेरेक को लोग उस तरीके से ट्रॉल नहीं करे जैसे पिछले साल ओलंपिया जीतने पे लोगों ने इनको करा था। इस बार के डेरेक लोगों को पसंद आ रहे हैं, और ये मैं कोई इनकी हाइप बनाने के लिए कोई बायस जो करके नहीं कह रहा हूँ। जो मैंने पूरा नोटिस करा है ना, एक एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है, एक जो माहौल सेट हो रखा है, वो बता रहा हूँ। डेरेक की इस बार हाइप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेरेक को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रॉलिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। हार्डी शुपन नो डाउट ज़्यादा फैन फेवरेट अभी भी है, टॉप पे बल्कि वही है, लेकिन डेरेक लंसवर्थ के लिए वो हेट नहीं है जो पिछले साल तक थी। कन्विंसिंग लग रहे हैं कुछ कुछ लोगों को। पिछले साल जब मिस्टर ओलंपिया बने थे नहीं, और रॉनी कोलमैन के साथ इन्होंने एक इंटरव्यू करा था, तो डेरेक ने ये वाली बात बोली थी कि मैं इतना ज़्यादा हंग्री हो गया हूँ कि मुझसे एक साल भी नहीं रुका जा रहा प्रेप करने के लिए ओलंपिया की। और रॉनी ने तब इनको ये बात बोली थी कि सिर्फ एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन ही जान सकता है। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि ओलंपिया चैंपियन बनने के बाद में मेहनत करने की भूख मर जाती है, पर रॉनी ने ये बात बोली, एक जो असली मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होता है ना, वो बिल्कुल बेसब्र हो जाता है और उससे ये भी नहीं रुका जाता कि वो एक साल का भी वेट करे, दोबारा से प्रेप के लिए तैयारी करे और ओलंपिया में कम्पीट कर पड़े। सेम डेरेक ने भी ये वाली बात बोली कि मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, मुझे ओलंपिया का टाइटल वापस पाने की भूख पहले से भी और ज़्यादा है। और आपने अगर नोटिस करा हो, हार्डी के अंदर भी वही वाली भूख पहले से और ज़्यादा है। तो ये दोनों ही ना इक्वल मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस हैं इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। इनके कोच को भी देख लो ना, वो माइंडसेट भी देते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। इन दोनों को इक्वली भूख है।
कि हमें अपना टाइटल वापस से ग्रैब करना है। अब ये तो जजेस के ऊपर, उनको डायरेक्ट ज़्यादा पसंद आते हैं या हार्डी। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम दोस्तों अपने फाइनल सेक्शन के ऊपर, जो आता है प्रिडिक्शन का सेक्शन। प्रिडिक्शन करने से पहले हर साल की तरह एक बात बोलूँगा, प्रिडिक्शन करनी आसान नहीं है। आप लोग भी अपनी करो और नीचे कमेंट्स में लिखो। हम लोग इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही हमेशा इस वाले हिस्से को रखते हैं वीडियो में, क्योंकि जब एक एथलीट को खुद नहीं पता कि वो फर्स्ट आ सकता है या सेकंड, हार्डी शूपन या डायरेक्ट को नहीं पता होगी ये वाली बात, तो मुझे पता होगी। तो इसीलिए आप लोग इसको एक फन एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह ही देखना। मेरी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहती है इन सब चीज़ों में, इसीलिए मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो बना देता हूँ, लेकिन एट द एंड जजेस पे और उस दिन वो बॉडी बिल्डर कैसा आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। हम लोग यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे 11वें नंबर से। इसमें 11वें नंबर पे मैं रखूंगा अकीम विलियम्स को। अकीम विलियम्स को उतना ही श्रेडिड आना पड़ेगा जितना कि वो आर्नोल्ड यूके में आए थे इस 11वीं प्लेसिंग से हटके टॉप 10 में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि वो एक नेक्स्ट लेवल कंडीशनिंग थी जो उन्होंने उस टाइम पे दिखाई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कंडीशनिंग दोबारा रिपीट करना काफ़ी टफ रहेगा इनके लिए। ऑल दो अकीम कंडीशन तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बैक जो इतनी वीक है वो इनको टॉप 10 के अंदर प्लेस करवा पाएगी। जजेस इनकी फिजिक को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि फिजिक में फ्लॉज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिजिक में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि इनके आईटी बैंड्स, जब ये साइड चेस्ट या साइड ट्राइसेप हिट कर रहे होते हैं, आईटी बैंड्स के साथ साथ आपको ग्ल्यूट्स के अंदर वो थ्रेड्स भी चलते हुए दिखेंगे लोअर साइड पे ग्ल्यूट्स के। इतने तगड़े थ्रेड्स नहीं होते हैं अच्छे से अच्छे टॉप के एथलीट्स में भी, हार्डी शूपन में नहीं है। तो अकीम विलियम्स में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो है, मैं तो चाहूँगा कि इनको और ऊपर आना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इनकी बैक कमज़ोर होने के कारण जजेस इनको काफ़ी पीछे रख सकते हैं। हो सकता है अकीम विलियम 10th पे भी आ जाए, और अगर आते हैं 10th पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ज़बरदस्त एथलीट है, इनको थोड़ा सा ऊपर बल्कि जजेस को तो पुश करना चाहिए। एक बार 6th नंबर पे भी आए थे ओलंपिया 2020 के अंदर। तो अकीम विलियम्स कंप्लीटली एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर के आ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इनको टॉप 7 टॉप 8 में तो चाहूँगा, लेकिन आजकल की जजिंग को देखते हुए मैं इनको 11th नंबर पे रख रहा हूँ। यहाँ पर अगर 10वें नंबर की बात करूँ दोस्तों, मुझे लगता है ये नंबर लग सकता है विलियम बोनैक का। विलियम भी ऐसा हो सकता है कि 11वें पे चले जाए और 10वें पे अकीम आ जाए, इन दोनों में लड़ाई हो सकती है, लेकिन अभी के लिए मैं विलियम को 10वें पे रख रहा हूँ, क्योंकि विलियम बोनैक बहुत छोटे हैं पर बहुत ज़्यादा कंप्लीट है अकीम विलियम्स की तुलना में। विलियम इस साल ओलंपिया की प्रेप में चलते हुए बहुत सीरियस नहीं लग रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ओलंपिया इस साल उनका चौथा कंपटीशन होगा, और ऐसे में उनकी प्लेसिंग अच्छी आए खराब आए उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हैं और वो कोई स्ट्रेस में भी नहीं चलना चाहते हैं। यही अगर ये 2019 या 20 वाले विलियम होते तो हम अभी इनको कहीं ना कहीं 2nd या 3rd नंबर पर प्रिडिक्ट कर रहे होते, पर आज के विलियम वैसे नहीं रहे जैसे आज से 5 साल पहले हुआ करते थे, इसीलिए इनको 10th नंबर पर रख रहा हूँ। अब उतना ज़्यादा साइज इनकी बॉडी में नहीं है और वीक पॉइंट्स काफी सारे आ चुके हैं, इनकी चेस्ट बहुत ही ज्यादा दब गई है अब। ऑल्दो विलियम के पास कोई फ्लॉ नहीं आया मसल्स के अंदर, मसल्स की शेप खराब नहीं हुई है, बस साइज कम होने के कारण ये अभी 10th नंबर पे मुझे लगता है आ सकते हैं इस साल। 9th नंबर की अगर बात करी जाए, मुझे लगता है यहां पर आ सकते हैं राफेल ब्रांडियो। ऑल्दो राफेल दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन जजिस के पास में उनसे भी एक तगड़ा कॉम्पिटिटर है जिसको कि वो राफेल के ऊपर प्लेस करवाना चाहेंगे, इसीलिए राफेल को मैंने यहाँ पर 9th पे रखा है। राफेल की बहुत तगड़ी बॉडी हो गई है और मैं चाहूँगा बिल्कुल ये गलत मेरी प्रिडिक्शन निकले, राफेल 8th पे या 7th पे चले जाएं, इतना तगड़ा तो वो वैसे हो चुके हैं, लेकिन इससे ऊपर का लाइनअप इतना स्टैक्ड है दोस्तों कि राफेल के लिए जगह ही नहीं बन पा रही है इससे ऊपर मैं जो उनको प्लेस कर पाऊँ। बाकी अब बात करते हैं 8th नंबर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 8th नंबर पर यहाँ पर आ सकते हैं मार्टिन फिट्जवाटर। मैंने कहा ना स्टैक्ड लाइनअप है। मार्टिन इस बार ऐसे थे जिन्होंने निक वॉकर को ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन उन मार्टिन को मैं अभी भी 8th पे रख रहा हूँ। कितने भिच के प्लेस करने पड़ रहे हैं, मतलब होता है ना रेल की सीट्स बिल्कुल रिजर्व हो जाती है तो जगह ही नहीं बचती है, सीट ही खाली नहीं है, सारी सीट्स फुल है इनसे ऊपर वाले एथलीट्स के वजह से, तो इसलिए मार्टिन अभी 8th पे। और ये 8th प्लेसिंग भी कोई छोटी नहीं होती है दोस्तों ओलंपिया में। 8th प्लेसिंग इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट प्लेसिंग होगी। टॉप 10 में कहीं पे भी आना एक बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल ही एक नए एथलीट के लिए, पर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि इनकी और राफेल के बीच में एक तगड़ी फाइट हो। अगर राफेल ऑल टाइम बेस्ट पे आ गए तो मार्टिन को हरा सकते हैं, अदरवाइज मार्टिन एक ऐसे एथलीट है जो स्टेज पर बहुत इंप्रेसिव लगते हैं। सोशल मीडिया के इन पोस्ट में आपको उतने ज्यादा कन्विंसिंग इनकी फिजिक नहीं लग रही होगी, जब आते हैं ना सामने तो अच्छे लगते हैं ये, तो इसीलिए 8th पे इनको रखा। अब चलते हैं 7th नंबर पे। 7th नंबर आ सकता है यहाँ पर ब्रैंडन करी का, जो अभी तक 4th 5th आ जाया करते थे।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ब्रैंडन की फिजिक अब कोई इंप्रूवमेंट वाले फेज में नहीं है, ब्रैंडन का डाउनफॉल चल रहा है। हर साल के हिसाब से अब इनकी फिजिक डाउन ही आती चली जाएगी। इस बार के ब्रैंडन करी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स फैक्टर लेकर आ पाएंगे अपनी फिजिक में कि जजेस को इतना इंप्रेस कर दे कि टॉप 4 टॉप 5 में अपनी जगह बना ले। वहाँ पर वैसे ही इतने तगड़े एथलीट्स हैं, एंड्रयू जैक्ट, सैमसन दौदा जैसे, तो ब्रैंडन के लिए जगह नहीं बचती है। ब्रैंडन के लेग्स भी मुझे लग रहा है इस बार बहुत ज़्यादा वीक आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बॉडी ऊपर की बिल्कुल ही तगड़ी और लेग्स नीचे के बिल्कुल ही अगरबत्ती, मतलब बिल्कुल ही पतले लेग्स, और ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तो वैसे भी उनके कभी उन्होंने करियर में डेवलप नहीं करे। तो ऐसे में ब्रैंडन करी की इतनी ज़्यादा एक इम्बैलेंस्ड बॉडी को जजेस 7th नंबर पर रख सकते हैं, और अगर ब्रैंडन एकदम ही सॉफ्ट आ गए तो 7th नंबर ही उनका आएगा, तब भी यह हो सकता है 8th पे भी चले जाए। ब्रैंडन अगर एकदम कंडीशनड आ गए ना, तगड़े वाले कंडीशनड आ जाए, तो जाकर के इनका 6th प्लेस बन सकता है। पर मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ब्रैंडन करी अपने करियर में कभी भी ज़्यादा कंडीशन आते तो है नहीं, तो इसीलिए इनको मैं 7th पे अभी रख दे रहा हूँ। इनके बाद अगर चलूँ 6th नंबर की बात करूँ तो 6th पर आ सकते हैं मेरे हिसाब से निकोलस वॉकर, यानी कि निक वॉकर। निक वॉकर ने इतने टाइम से अपना अपडेट तो दिया नहीं है, लेकिन लास्ट जो मैंने इनका अपडेट देखा उसके अंदर इनके लेग्स दिखाई दे रहे थे सिर्फ, और लेग्स इनके ऐसा नहीं दिख रहा था कि इम्प्रूव हो गए हैं। जजेस कह रहे हैं कि अपने लेग्स को आप इम्प्रूव करो, पर निक वॉकर के छोटे लेग्स और बड़ा गट मुझे लगता है इस बार भी ओलंपिया में वैसे ही दिखने वाला है जैसे कि वो हमेशा दिखाते हैं। निक वॉकर का एक वो वीक स्टाइल स्टेज पर आने का, बहुत लेस एनर्जी के साथ में, और लटकी हुई उनकी बॉडी जो दिखती है जिसको वो खूब आराम से दिखाते भी है कंफर्टेबली, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनकी इस इमेज को हैम्पर कर दे रही है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक वाली चीज़ को, जो उनमें वैसे भी कभी तो थी ही नहीं। तो ऐसे में जजेस आजकल देखते हैं स्मॉल वेस्ट, तगड़े लैट्स, बड़े लेग्स, और निक वॉकर से फ्रैंकली बताऊं ऐसी उम्मीद करना बेकार है कि वो ऐसी बॉडी ला पाएंगे, क्योंकि उनका बोन स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं है। तो इसीलिए अभी के लिए उनको मैं 6th पर रख दे रहा हूँ। इवन तो अगर वो बहुत ज़्यादा ही कंडीशनड आ जाते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही, मतलब ऐसा कि जैसे कि 2022 में आए थे, तो 2022 में निक वॉकर याद कर लो 3rd आए थे, लेकिन अभी की कंडीशन बिल्कुल अलग है। बहुत सारे एथलीट्स यार इंप्रूव हो चुके हैं, तो इसीलिए निक को मैंने यहाँ पर 6th पे रख दिया है। बहुत ज़्यादा अगर तगड़ी कंडीशनिंग आएगी तब जाकर तो 5th प्लेस लेकर आ पाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं आ सकते, चाहे कितना भी ये दम लगा ले। 4th प्लेस निक वॉकर नहीं ला सकते हैं, 3rd प्लेस का तो भूल ही जाओ। 5th प्लेस इनका मैक्स टू मैक्स अच्छा आ सकता है, लेकिन अभी की जो इनके हालात चलते हुए इस साल नजर आए, मैं इनको अभी के लिए तो 6th पर ही डालना चाहूँगा सेफली। 5th प्लेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये नंबर मुझे लगता है यहाँ पर आ सकता है हंटर लब्राडा का। हंटर आ रहे हैं इम्प्रूव। देखो दोस्तों, देखना यही चाहिए कि कौन से एथलीट का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन से एथलीट का ग्राफ नीचे आ रहा है। यहाँ पर हंटर ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने अपनी फिजिक में जो इंप्रूवमेंट्स इस साल हमें इस वाले शो में दिखाए थे उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। निक वॉकर की फिजिक नीचे जा रही है, ब्रैंडन की फिजिक नीचे जा रही है, यही कारण था कि ब्रैंडन करी निक वॉकर को मैंने 6th और 7th नंबर पर रख दिया। ये लोग इंप्रूव होने की कोई स्कोप नहीं दिखा रहे अपनी फिजिक में, पर हंटर की फिजिक इंप्रूव हुई है। हंटर ने एक बार पहले भी निक को हराया था, बहुत ही शुरुआती ओलंपिया में 2021 की अगर बात करूं तो हंटर लब्राडा 4th आ गए थे। इवन दो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ की कि इनको मैं हंटर को अभी निक वॉकर से ऊपर रख दे रहा हूं। हंटर लब्राडा को मैं इस वक्त इसलिए ऊपर रख रहा हूं क्योंकि उनकी फिजिक एक्चुअली में काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। उनकी बैक, उनकी चेस्ट, उनकी कंडीशनिंग भी ठीक आ जाती है, और तगड़ी कंडीशनिंग लानी होगी 5th प्लेस पे फाइट करने के लिए निक वॉकर के साथ में उनको। पर हंटर और निक आपको साथ साथ ही दिखेंगे, ये बात आप मान के चल लो। 5th अगर हंटर का तो 4th किसका? 4th प्लेस दोस्तों मेरे हिसाब से एंड्रयू जैक्ट का नहीं ही बल्कि सैमसन दौदा का आ सकता है। और इसीलिए मैंने प्रिडिक्शन वीडियो इतनी लेट करी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि सैमसन ने जो अभी हाल ही में ये फ्रांस प्रो खेला ना, इसमें इनकी कैसी फिजिक आई है। फिजिक इनकी आई है अच्छी, कई सारे लोग इस फिजिक को काफ़ी डाउन भी मान रहे हैं, कई सारे लोगों को पसंद आ रही है। इस फिजिक को हम डिसेंट में रखेंगे, ना एकदम शार्पेस्ट, ना एकदम ऐसा कि वाटरी, एक ठीक फिजिक इन्होंने दिखाई है इस शो के अंदर। और ये फिजिक एक्चुअली मैं बताऊं ना तो 3rd प्लेस भी इनको दिलवाने के लिए मच इनफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रयू जैक्ट कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा होंगे कंडीशनड और रिब्ड। जजेस जहां पर सैमसन को फेवर कर सकते हैं ना 3rd प्लेसिंग के लिए, वो हो सकते हैं लेग्स। सैमसन के लेग्स और अपर बॉडी अगर आप देखो कंप्लीट एक बैलेंस में। एंड्रयू जैक्ट का क्या है कि वो ना अपर बॉडी बहुत बड़ी है उनकी, लोअर बॉडी थोड़ी सी छोटी लगती है। तो वहां हो सकता है कि जजेस एंड्रयू जैक्ट को हरा दे और सैमसन को उनसे ऊपर रख दे। पर मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि जजेस एक अच्छे फ्रेम को, एक अच्छी कंडीशनिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं इस आने वाले ओलंपिया में, और उसके चलते यहाँ पर सैमसन दौदा थोड़े से नीचे प्लेस इस बार होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। सैमसन दौदा की फिजिक इंप्रूव होती है इंस्टाग्राम पे, एंड्रयू जैक्ट की फिजिक इंप्रूव होकर आई है सीधा स्टेज पे। वो नहीं देते इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट्स, उनका नहीं पता था हमें कि वो टेक्सास में इतने तगड़े आ जाएंगे, और उन्होंने स्टेज पे आकर के चौंकाया, जो एक एथलीट का सबसे पहला काम होता है।
होता है। एंड्रयू जैक्ट के चांसेस मुझे इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो इंप्रूव हुए स्टेज पे, इसीलिए उनको थर्ड पे रख दे रहा हूं। ऑटोमेटिकली इसका मतलब सैमसन दादा यहाँ पर फोर्थ प्लेसिंग पे आने चाहिए एज पर माई एक्सपेक्टेशन। और बात करूं एंड्रयू जैक्ट की ना, वैसे ही लोग इनको मिस्टर ओलंपिया बनाने में लगे हुए हैं एंड्रयू जैक्ट को, तो मैं तो थर्ड पे रख ही सकता हूं। तो अभी के लिए मैं इनको सेफली थर्ड पे रखूंगा। अब आ जाता है दोस्तों वीडियो का वो टाइम जिसके लिए अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो। यहाँ पर हम बात करेंगे सीधा फर्स्ट प्लेसिंग की। फर्स्ट प्लेसिंग पे हार्डी या डेरेक, क्या लगता है आपको? मैं आपको फिर से ग्राफ याद दिलाना चाहूंगा। इसके लिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जजेस का क्या पैटर्न रहा है इन बॉडी बिल्डर्स को प्लेसिंग देने में। डेरेक का पैटर्न 212 से लेकर के मेंस ओपन तक बिल्कुल ही एक जैसा रहा है और उस पैटर्न को बोलते हैं सक्सेसफुल पैटर्न। डेरेक 2018 में सेकंड आ गए थे, 2019 में फिर सेकंड आ गए थे। डेरेक ने जैसे ही हेनी रम्बॉट का साथ पकड़ा 2021 के अंदर 212 चैंपियन वो बन गए। 2022 में ओलंपिया मेंस ओपन में आते ही सेकंड वो आ गए और 2023 में तो वो मिस्टर ओलंपिया ही बन गए। पता लगता है इस चीज़ से कि एक एथलीट को कितना फेवर कर रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए जजेस, चाहे हमें उनकी फिजिक बिल्कुल अच्छी ना लगे डायरेक्ट की। मैं बात करूंगा यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर कि जजेस उनको कहाँ पर रख सकते हैं। मैं बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि इस साल वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं या हार सकते हैं। एक बात बोलूँ आपको, इतनी जल्दी सक्सेस आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी नहीं देखी थी। बिलीव मी, डेरेक लंसफोर्ड की एक बायोग्राफी बनाऊंगा, तसल्ली से आपको समझाऊंगा। डेरेक लंसफोर्ड जितनी जल्दी सक्सेस आज तक किसी बॉडी बिल्डर ने नहीं देखी होगी। एक्चुअली बता रहा हूँ, डेरेक लंसफोर्ड ने कभी फेलियर देखा ही नहीं है। तो इसमें हमें बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलनी है, चाहे हम जजेस के फैसले से बिल्कुल भी ताल्लुकात ना रखते हो। तो आप अगर देखोगे डेरेक का पैटर्न हमेशा से कई सालों से ये रहा है कि जजेस ने उनको प्रायोरिटी पे रखा है। इस साल के डेरेक और इम्प्रूव हो चुके हैं। अब कहानी आती है कि इस साल के हार्डी शुपन भी तो इम्प्रूव हुए हैं, तो क्या उनको फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, हार्डी शुपन के अंदर कई सारे इंप्रूवमेंट्स तो आए हैं, लेकिन अभी तक भी क्या हार्डी शुपन की बैक उस लेवल पे पहुंच पाई है जहां पर कि डेरेक लंसफोर्ड की बैक पहुंच गई? ये सोचो दोस्तों, जब जजेस ने हार्डी शुपन को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोजेस में नहीं जिताया, तो आपको ये लगता है कि जजेस हार्डी के वीक पोजेस में उनको जीतने देंगे डेरेक के ऊपर? सोचने वाली बात है। पिछले साल यही तो हुआ था। हार्डी के सबसे स्ट्रॉन्ग पोजेस थे साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप, जिसमें कि कोई ये नहीं मानेगा कि वो हार सकते हैं। जजेस ने उन तक पोजेस में हार्डी शुपन को हरा दिया, तो बैक तो फिर पहले ही उनकी वीक है डेरेक के सामने, उसमें हार्डी कहाँ जीतेंगे? इन दो पोज में तो हार्डी शुपन को इस साल डेरेक बिल्कुल ही हराएंगे, क्योंकि डेरेक की बैक तो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है। हार्डी की भी अगर पहुंची होगी तब भी डेरेक को कैच तो नहीं कर सकती वो बैक। यहाँ पर तो हमें हो गया एकदम क्लियर कि बैक पोजेस में हार्डी हारने वाले हैं। बात आती है फ्रंट पोजेस की। डेरेक लंसफोर्ड उनको फ्रंट डबल बाइसेप में हराएंगे। डेरेक लंसफोर्ड उनको फ्रंट लेट स्प्रेड में नहीं हरा पाएंगे, ये मैं अभी से क्लियर कर दूं। डेरेक उनको साइड चेस्ट में भी हरा देंगे, साइड ट्राइसेप में भी डेरेक ही जजेस को पसंद है। एब्डोमिनल्स एंड थाई में हार्डी शुपन को जजेस हमेशा जिताते हैं, जो जिताना चाहिए। मोस्ट मस्कुलर में कायदे से हार्डी शुपन को जीतना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो हार्डी के पास जो पोजेस आते हैं वो आते हैं फ्रंट लेट स्प्रेड, एब्डोमिनल्स एंड थाई, मोस्ट मस्कुलर, 3 पोजेस। बाकी बचे हुए 5 पोजेस डेरेक के हैं। मैं बार बार अब गिनवाऊंगा नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। तो 5 अगर डेरेक जीतेंगे, 3 अगर हार्डी जीतेंगे, तो किसने ज्यादा पोजेस जीते? ऑब्वियसली डेरेक ने। तो इसलिए डेरेक पिछले साल भी जीते थे। मैं ये मान के चलूंगा इस साल के इम्प्रूव्ड डेरेक इम्प्रूव्ड हार्डी को हरा देंगे। और यही है इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। मुझे लगता है इस साल के मिस्टर ओलंपिया दोबारा डेरेक लंसफोर्ड बन जाएंगे। ये मेरा सोचना था इस बेस पे कि जजेस ने आज तक डेरेक लंसफोर्ड को किस तरह प्लेस करा है काफ़ी सारे सालों तक, और जजेस ने कैसे हार्डी शुपन को प्लेस करा है कई सारे सालों 2019 से लेके 2023 तक। तो ये मेरा एनालिसिस वीडियो है। आप लोग बताना आपकी एनालिसिस क्या है, ज़रूर से कमेंट्स में लिखना। अभी लास्ट दोनों ने ट्रेनिंग करी है, डेरेक और हार्डी ने एक साथ लेग्स ट्रेन करे, और बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि हेनी रम्बॉट ने भी पूछा इन दोनों से एक दूसरे के बारे में, क्योंकि देखो कंपटीशन होगा, फैंस आपस में लड़ेंगे, नहीं डेरेक को जीतना चाहिए था, नहीं हार्डी को जीतना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के अंदर क्या एक दूसरे को लेकर के लड़ाई है? हेनी रम्बॉट ने ये वाली चीज़ पूछी, और पता है डेरेक ने क्या कहा? थैंक यू, आपने मुझे बेटर बनाया। हार्डी शुपन से डायरेक्ट ने बोला कि मैं बेटर आपकी वजह से बनाऊं, कंपटीशन कर करके हम लोग आपस में ग्रो कर रहे हैं, तो मैं भी बेहतर हो रहा हूं। Sincerely, thank you for making me better. और उन्होंने बोला कि हेनी रम्बॉट को कि ये वाली बात आप हार्डी को समझाओ। Thank you. हार्डी ने रिस्पॉन्स में ये बोला कि स्टेज पे हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन मैं खुश हूँ ये देख करके कि आप इम्प्रूव हो रहे हो, और सिर्फ स्टेज पर एज अ बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, हर तरीके से आप इम्प्रूव हो रहे हो, और हम दोनों भाई हैं,
और कॉम्पिटिटर सिर्फ स्टेज पर हैं। ये चीज़ दिखाती है कि दोनों के बीच में कमराडरी है, दोनों के फैंस भले कितना मर्जी लड़ते रहे, लेकिन इन दोनों के अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पिछले साल भी थी, इस साल भी है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस साल भले डायरेक्ट जीत के निकले या हार्डी जीत के निकले, इन दोनों के रिलेशंस अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि एट द एंड स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए वैसे तो लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत है। देखो प्रैक्टिकली बात करूं, ईमानदारी वाली बात बोलूंगा, लेकिन अच्छा रहेगा अगर प्यार से रहें। इसके बाद बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ कंपैरिजन क्रिस बमस्टेड, रेमॉन डीनो और वेस्ले विजर्स के ऊपर। ये तीनों इस बार क्लासिक फिजिक ओलंपिया के दावेदार बन के चल रहे हैं। मैं बहुत लंबी क्लासिक फिजिक में प्रेडिक्शन वीडियो नहीं खींचूंगा, इन तीनों के ऊपर ही कंपैरिजन वो आने वाला है। ब्रायन एंसले और अर्स कैलेसिंस्की का भी रहेगा, बट इन तीनों पर ज़्यादा फोकस होने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो ना, तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंस्टाग्राम आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।